ज़ोडियाक किलर एक ऐसा नाम जो वेस्टर्न अमेरिका के लोगों के दिलों में दशकों तक खौफ और रहस्य की तस्वीर के साथ बसा रहा। उसने न केवल अपनी बेरहम हत्याओं से बल्कि मीडिया को भेजे गए मिस्टीरियस मैसेजेस से सबको चौंका दिया। इस दौरान उसकी हमले की प्लानिंग्स और पुलिस को चकमा देने की उसकी अद्भुत क्षमता ने पुलिस को हैरान कर निराशा में डाल दिया। उसकी इन हरकतों ने एक ऐसा डर का माहौल बनाया जो समय के साथ गूंजता रहा और क्राइम स्पेशलिस्ट और सच्चे अपराध प्रेमियों के बीच चर्चा का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया। कई लोगों का मानना है कि इस कातिल के रहस्य एक दिन लंदन के कुख्यात सीरियल किलर जैक द रिपर को भी पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका गुमशुदा हड्डियां के एक और डरावने और मिस्टीरियस एपिसोड में। आज हम इस मिस्टीरियस क्रिमिनल की खौफनाक करतूतों के हर मोड़ और हर कहानी में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि ज़ोडियाक किलर के इस भयानक अपराधों के पीछे छुपे हर राज में क्या क्या सच छिपा है। ज़ोडियाक किलर की खौफनाक कहानी का सिलसिला कैलिफोर्निया के छोटे से शहर बेनिशिया में शुरू हुआ, जहाँ की आबादी 5000 से थोड़ी ज्यादा थी। उस वक्त ठंड का मौसम वहाँ के लिए असामान्य था। दिन था शुक्रवार 20 दिसंबर 1968 का। उस सर्द रात ने आने वाले भयानक हादसों की चेतावनी जिसे पहले ही दे दी हो। तापमान इतना गिर गया था कि ज्यादातर लोग घरों में ही थे, लेकिन 17 साल के डेविड फराडे को इस मौसम से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो अपनी 16 साल की दोस्त बेट्टी लू जेनसन से मिलने के लिए बेताब था, जिससे उसकी हाल ही में दोस्ती हुई थी। डेविड बेट्टी के लिए इतना दीवाना था कि कभी कभी वो उससे मिलने के लिए स्कूल भी बंक कर देता। लेकिन इस शुक्रवार की रात कुछ अलग होने वाली थी। डेविड ने इस बार एक सरप्राइज प्लान किया था। वो इस बार बेट्टी को प्रपोज करने वाला था। उसके दोस्तों के मुताबिक उसने पूरा दिन अपनी इस डेट के लिए तैयारी में बिताया। बेट्टी भी काफी एक्साइटेड थी। शाम होते ही उसने अपनी बहन के साथ मिलकर सबसे परफेक्ट कपड़े चुनने में काफी समय बिताया। आखिरकार उसने पर्पल रंग की एक ड्रेस चुनी जिसमें सफेद कॉलर था, और दोनों ने इसे इस मौके के लिए सबसे सही माना। शाम को थोड़ी देर बाद डेविड अपनी 1961 की रैमलर कार में बेटी के घर पहुंचा। उसने बेटी के माता पिता को बताया कि वो हॉगन हाई स्कूल में क्रिसमस कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं। बेटी के पिता, जो कि आर्मी से रिटायर थे, उन्होंने उसे जाने के लिए परमिशन दे दी, लेकिन ये भी कहा कि रात को 11 बजे से पहले उन्हें वापस आना होगा। डेविड और बेट्टी ने अपनी इवनिंग की शुरुआत एक दोस्त के घर से की और फिर पास ही के एक मिस्टर एड्स रेस्टोरेंट पर पहुंचे। लेकिन खाना खाते वक्त उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। कॉन्सर्ट में जाने के बजाय उन्होंने लेक हरमन रोड जाने का फैसला किया, जो एक शांत और सुनसान जगह थी। वहां पहुंचकर डेविड ने अपनी कार लेक के पास वाले रास्ते पर पार्क कर दी। लेक हरमन रोड भले ही सुनसान थी, लेकिन ये जगह वहां के यंगस्टर्स के बीच काफी मशहूर थी। यहाँ अक्सर लोग अपने दोस्तों के साथ समय बिताने आते थे। उसी रात करीब 11 बजे एक और कपल, होमर और पेगी, और वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि डेविड और बेट्टी की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। बाद में दिए गए अपने बयान में पेगी ने याद किया कि उसने बेट्टी को कार में डेविड के कंधे पर सिर रखे सोए हुए देखा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक लाल पिकअप ट्रक देखा जिसमें 2 रैकून हंटर्स मौजूद थे, जिनका नाम था रॉबर्ट कॉनली और फ्रैंक गेसर। करीब 11:10 पर ये शिकारी वहां से चले गए। जाते वक्त उन्होंने देखा कि इस कपल की कार अभी भी वही थी और कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था। लेकिन सिर्फ 4 मिनट बाद जेम्स ओवेन, जो एक रिफाइनरी सुपरवाइजर थे और उसी सड़क पर से अपने काम पर जा रहे थे, उन्होंने भी वही पार्क की हुई रैमलर कार देखी। लेकिन उनका ध्यान पास में खड़ी दूसरी कार पर गया। अनफॉर्चुनेटली वो उस कार के बारे में ज्यादा याद नहीं कर सके। बस इतना कहा कि उसमें क्रोम के पार्ट्स नहीं थे, जिससे वो कम ध्यान खींच रही थी। 11:20 पर उसी जगह पर रहने वाले स्टेला ब्रोजर्स उसी सड़क से गुजरी। उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स में जो नजारा देखा वो डरावना था। कार का एक दरवाजा खुला हुआ था और एक युवा लड़के का शव कार के पास पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ उन्होंने पर्पल कलर की ड्रेस पहने एक लड़की को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। पास ही उन्होंने एक कार देखी जिसे उन्होंने ग्रे रंग के रेमलर बताया, जिसके ऊपर क्रोम का हिस्सा नजर आया। डरी हुई स्टेला कुछ किलोमीटर आगे एक गैस स्टेशन तक पहुंची, जहां उन्होंने 2 पुलिस अधिकारियों को गश्त पर देखा। उन्होंने जल्दी से उन्हें जो देखा उसकी जानकारी दी। स्टेला पुलिस को लेक हरमन रोड तक वापस ले गई, जहां इस भयानक दृश्य की पुष्टि हुई। पुलिस ने तुरंत बैकअप बुलाया
लेकिन अजीब बात ये थी कि जब पुलिस वहां पहुंची तो उस कपल की कार के अलावा स्टेला द्वारा बताई गई दूसरी कार का कोई निशान नहीं था। मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस ऑफिसर पियरू बिडू थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जवान लड़के का शव वाहन से बाहर पड़ा हुआ देखा। पियरे ने नोट किया कि लड़के को कान के पीछे गोली मारी गई थी और घाव के आसपास जलने के निशान थे, जो ये दर्शाते थे कि गोली बेहद करीब से चलाई गई थी। उन्होंने ये भी देखा कि पीड़ित की सांसें चल रही थी और उन्होंने फर्स्ट एड देने की कोशिश की। जब एम्बुलेंस पहुंची तो पैरामेडिक्स ने जल्द ही लड़के को अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में उन्होंने उसके बाएं हाथ में कुछ देखा, जो एक रिंग थी, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डेविड शायद बेटी को प्रपोज करने ही वाला था जब यह घटना हुई। बेटी का शव कार से लगभग 10 मीटर की दूरी पर मिला। स्टेला का बयान लेने के बाद पुलिस ने महसूस किया कि जब वो वहां से गुजर रही थी तो लड़की जिंदा थी और शायद बचने के लिए रेंगने की कोशिश कर रही थी। खून के निशान उसके आखिरी संघर्ष को दिखा रहे थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि बेटी को ऊपरी और निचले हिस्से में 5 बार गोली मारी गई थी। हत्या की जांच शुरू हो चुकी थी। पुलिस अस्पताल पहुंची इस उम्मीद में कि डेविड का बयान ले सके, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि डेविड अपने घावों के कारण दम तोड़ चुका है। क्राइम सीन को तुरंत घेर लिया गया और सबूतों की खोज शुरू की गई। सबसे पहले जो चीज मिली वो थी बेटी का पर्स, जो बिल्कुल वैसे के वैसा ही पड़ा था। इससे इन्वेस्टिगेटर्स ने हत्या को चोरी का मकसद मानने से इनकार कर दिया। शवों की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि कातिल ने जोड़े को गोली मारी और फिर तेजी से वहां से भाग गया। अगले कुछ दिनों में वहां मौजूद गवाहों ने उस रात जो देखा उसका बयान दिया। कुछ नए गवाह भी सामने आए। उनमें से एक विलियम क्रो, जिसने बताया कि उन्होंने उस शाम करीब 9:30 बजे एक सफेद रंग की शेवरोलेट इम्पाला कार वहां पर देखी थी। ये वही जानकारी थी जो रेकून हंटर रॉबर्ट कॉनली और फ्रैंक गेसर ने दी थी। उन्होंने भी लेक हरमन पर पहुंचने पर करीब 9 बजे सफेद रंग की शेवरोलेट कार देखी थी। बाद में विलियम क्रो का बयान और पक्का हो गया जब वही के एक किसान ने बताया कि उसने वही सफेद कार लेक हरमन रोड के साथ एंड्रस के पास खड़ी देखी थी। इससे इन्वेस्टिगेटर्स को स्टेला के बयान पर सवाल उठाने की वजह मिली, ये सोचते हुए कि शायद स्टेला ने इम्पाला कार को रेमलर कार समझ लिया होगा। शुरुआत में उन 2 रेकून हंटर्स से जो घटनास्थल के पास देखे गए थे और जिनके पास हथियार थे, उनकी राइफलें जांच के लिए मांगी गई। हालांकि प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया। जब पीड़ितों की कार की जांच की गई तो पाया गया कि कातिल की 3 गोलियां चूक गई थी, जिनमें से 2 रैमलर की छत की ओर और पिछली खिड़की पर लगी थी। दोबारा जांच करने पर यह थियरी सामने आई कि ये गोलियां गलती से नहीं छूटी थी, बल्कि पीड़ितों को डराने के लिए जानबूझकर चलाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि बेटी को भागने का समय मिला, जबकि डेविड को उसी दौरान गोली मार दी गई जब वो बचने की कोशिश कर रहा था। ये देखते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने निष्कर्ष निकाला कि ये डबल मर्डर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो हथियारों का इस्तेमाल करने में माहिर था, शायद कोई पुलिस अधिकारी, सैन्यकर्मी या फिर स्थानीय शिकारी। दूसरी ओर ये भी जांच की गई कि क्या ये घटना ड्रग से संबंधित हो सकती है, क्योंकि हाल ही में डेविड का वहां के एक ड्रग डीलर के साथ विवाद हुआ था। हालांकि इस बात को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। इस घटना का पीड़ितों के परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो काफी सदमे में थे। ना तो डेविड और ना ही बेटी किसी ऐसे ग्रुप या ऐसी कंडीशन से जुड़े थे जो गुस्सा या बदले की भावना से उनकी हत्या कर दे। शुरुआती कोशिश के बावजूद यह मामला जल्द ही पेचीदा हो गया, जिसमें कई रिपोर्ट और फाइलें थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं था। ऑफिसर पियरे बिरू से पूछा गया कि क्या यह क्राइम सिर्फ एक रैंडम घटना थी, लेकिन उनका मानना था कि कातिल का इस कपल पर हमला करने का जरूर कुछ मकसद होगा। बेटे के पिता वन जेनसन, जो कि एक एक्स आर्मी थे, उन्होंने चिंता जताई कि एक पागल व्यक्ति शहर में घूम रहा है और डर था कि आगे और भी ऐसी हत्याएं हो सकती है। बीते महीनों में लेक हरमन का यह डबल मर्डर केस बिना किसी नए सुराग के अटका रहा, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता था। लेक हरमन रोड की हत्याओं के 7 महीने बाद 4 जुलाई 1969 के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वल्लेजो सिटी, जो पहली घटना की जगह से केवल 7 किलोमीटर दूर था, सेलिब्रेशन के माहौल में डूबा हुआ था। हर तरफ बारबेक्यू और आसमान में आतिशबाजी हो रही थी।
इस सेलिब्रेशन का हिस्सा थी 22 साल की डार्लिन फेरिंग। उस समय डार्लिन की शादी डीन फेरिन से हुई थी, जो वल्लेजो के एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करते थे। लेकिन हाल के महीनों में डार्लिन ने कुछ नए लोगों से दोस्ती की थी और सैन फ्रांसिस्को की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर कर रही थी। इन्हीं दोस्तों में से एक था 19 साल का माइकल मैगियो, जो अपनी माँ के साथ रहता था और एक डे वर्कर के तौर पर काम करता था। माइकल शांत स्वभाव का था, लेकिन उसने डार्लिन का दिल जीत लिया था। 4 जुलाई की रात माइकल ने डार्लिन को फोन किया और बाहर मिलने के लिए कहा। रात के करीब 11:45 पर डार्लिन अपनी भूरे रंग की 1963 शेवरोलेट कोरवायर कार में माइकल के घर पहुंची। चूंकि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था, उन्होंने मिस्टर एड्स रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। ये वही रेस्टोरेंट था जहां डेविड और बेट्टी उनकी हत्या की रात गए थे। रेस्टोरेंट पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। इंतजार करने के बजाय उन्होंने किसी शांत जगह जाने का फैसला किया। आधी रात के करीब वो ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पार्किंग में पहुंचे। वहां वो एक दूसरे के साथ शांत समय बिता रहे थे, जबकि वल्लेजो का आसमान आतिशबाजियों से जगमगा रहा था। इस शांत माहौल के बीच कुछ लड़के पटाखे जलाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वहां फिर से शांति छा गई। तभी एक अजनबी कार माइकल और डार्लिन की गाड़ी के पीछे आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई और कुछ पल बाद फिर से चालू हो गई, जिसकी वजह से माइकल अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन डार्लिन ने उसे शांत होने के लिए कहा। वो संदिग्ध कार वहां से चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद लौट आई। इस बार उसकी हेडलाइट्स सीधे उनके कार के रियर व्यू मिरर पर थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावना था। कार का ड्राइवर बाहर निकला, हाथ में एक तेज टॉर्च लेकर, जिसकी रोशनी सीधे उनकी तरफ थी। उन्हें लगा कि कोई पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ करने वाला है। माइकल और डार्लिन तुरंत अपने ड्राइविंग लाइसेंस निकालने लगे। जैसे ही वो अजनबी व्यक्ति पास आया, उसकी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे माइकल और डार्लिन की आंखों में चमकने लगी। रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि उनका आंखें खुली रखना लगभग नामुमकिन हो गया। तेज रोशनी की वजह से कुछ पल के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। माइकल ने उस आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक 5 गोलियों की तेज आवाज गूंज उठी। चंद सेकंड में ही इस कपल की दुनिया तहस नहस हो गई। डार्लिन चुप हो गई और ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि वो जिंदा है या नहीं। माइकल अभी सांस ले रहा था, लेकिन भयानक दर्द से जूझ रहा था। उसने समझने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, और रेंगते हुए कार की पिछली सीट की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कातिल बाहर से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। डर के मारे माइकल पूरी तरह बेबस और फंसा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे वो अपनी ही कब्र में पड़ा हो। उसकी दहशत और बढ़ गई जब कातिल वापस आया और 2 और गोलियां चलाई, जो माइकल और डार्लिन दोनों को लगी। इसके बाद हमलावर अपनी गाड़ी में बैठा और अंधेरे में गायब हो गया, दोनों को मौत से लड़ने के लिए छोड़कर। माइकल ने सभी बाधाओं के बावजूद अपनी सांसें बनाए रखी और अपनी बची हुई ताकत जुटाकर कार की खुली खिड़की से बाहर रेंगने में कामयाबी हासिल की। जमीन पर गिरते ही उसे लगा कि वो मर जाएगा। ये समझ पाने में असमर्थ कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसी दौरान 3 लड़के वहां पर पहुंचे और हमले के बाद के दृश्य को देखकर दंग रह गए। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और पहली पुलिस यूनिट रात 12:10 पर पहुंची। ऑफिसर रिचर्ड हॉफमैन को शुरुआत में लगा कि एक झूठी कंप्लेंट हो सकती है, शायद पार्किंग में आतिशबाजी की घटना की रिपोर्ट की हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां के भयानक दृश्य को देखा, उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। रिचर्ड ने माइकल को फर्स्ट एड दिया, जबकि दूसरा ऑफिसर डार्लिन की मदद के लिए दौड़ा। उसने डार्लिन से बात करने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन वो मौत के कगार पर थी और कुछ कहने के काबिल नहीं थी। कुछ देर बाद जब उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया, पुलिस को खबर मिली कि डार्लिन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। माइकल हालांकि बच गया, लेकिन उसके चेहरे, गर्दन और छाती पर गोलियों के घाव थे, साथ ही ऐसा गहरा मानसिक आघात जो उसे पूरी जिंदगी परेशान करता रहा। यह घटना उसे एक डर के साथ जीने पर मजबूर कर गई। उसी रात इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि कातिल ने जो हथियार इस्तेमाल किया था वो एक 9 मिलीमीटर लुगर पिस्तौल थी। अगले दिन मामला और भी अजीब हो गया जब वल्लेजो पुलिस डिपार्टमेंट को एक अज्ञात व्यक्ति से फोन आया। इस कॉल का जवाब 26 साल की डिस्पैचर नैन्सी स्लोवर ने दिया। फोन के दूसरी तरफ एक धीमी और सोच समझकर बोलने वाली आवाज थी, जिसने ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में कपल पर गोली चलाने की बात कबूल की। उसने कहा
कि उसने इस वारदात में 9 मिलीमीटर लोगर पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। कॉलर ने यह भी कहा कि वो पिछले साल हुए दूसरे लड़कों की हत्याओं का भी जिम्मेदार था। भले ही कॉल का लहजा अजीब और संदिग्ध था, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। कॉलर ने शूटिंग के बारे में ऐसी खास चीजें बताई जिनमें इस्तेमाल किए गए हथियार का भी जिक्र था। इस नई जानकारी ने इन्वेस्टिगेटर्स को डेविड और बेटी की हत्या के केस को फिर से खोलने के लिए इंस्पायर किया। अब उनके पास नए सुराग थे जो संभावित संदिग्ध की ओर इशारा कर रहे थे। 1969 में फोन कॉल रिकॉर्ड करने की टेक्निक नहीं थी, इसीलिए इस बातचीत का कोई ऑफिशियल रिकॉर्डिंग जांच में इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं था। हालांकि कॉल की एक पुनरावृत्ति बनाई गई ताकि इस अहम सुराग को स्टोर किया जा सके और शायद इन्वेस्टिगेटर्स को इस मिस्टीरियस मर्डर के करीब पहुंचने में मदद मिल सके। पुलिस ने फोन कॉल को ट्रेस किया और पता चला कि ये पास ही के एक गैस स्टेशन के फोन बूथ से किया गया था, जो वेलेजो के पुलिस डिपार्टमेंट और डार्लिन के घर के पास मौजूद था। इस खोज ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान खींचा क्योंकि ये विक्टिम और मर्डर के बीच किसी सीधे संबंध की ओर इशारा कर सकता था। इस वजह से लेक हरमन की पिछली हत्याओं की जांच सोलानो काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने संभाल ली। इन मामलों के बीच संभावित कड़ी ने वेलेजो पुलिस डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी लेने के लिए इंस्पायर किया। इस बीच फॉरेंसिक टीम को गाड़ी के दाईं ओर जमीन के पास 7 गोलियों के खोल मिले। इसके अलावा 2 और खोल गाड़ी के पीछे के फर्श पर पाए गए, जो ये दिखा रहे थे कि कातिल ने माइकल पर गोली चलाने के लिए गाड़ी के अंदर झुककर निशाना लगाया था। इस तरह के परफेक्ट प्लानिंग ने कातिल को शांत और पेशेवर दिखाया। 60 के दशक के आखिर में सीरियल किलर का मतलब कानून लागू करने वालों को अभी ठीक से समझ नहीं आया था। लेक हरमन और वेलेजो के मामलों में संभावित संबंध होने के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स पुराने तरीकों से ही काम करते रहे। उन्होंने मुख्य रूप से डार्लिन की निजी जिंदगी पर ध्यान दिया ताकि हमले की वजह समझ सके। शुरुआत में डार्लिन के पति डीन फेरेन को मुख्य संदिग्ध माना गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि डार्लिन का दूसरे लोगों के साथ संबंध था। हालांकि डीन ने यह साबित कर दिया कि अपराध के वक्त वो काम पर थे, जो उनके बचाव में एक मजबूत मुद्दा था। पुलिस ने डार्लिन के एक्स हस्बैंड जेम्स कैबिटे से भी पूछताछ की, जिनका डार्लिन से तलाक हुआ था, लेकिन जेम्स ने एक ठोस कारण और अपनी उंगलियों के निशानों के नमूने दिए जो उनकी बेगुनाही साबित करने में मददगार साबित हुए। डार्लिन की जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने के दौरान पुलिस की जांच में कई सस्पेक्ट सामने आए। उनमें से एक था जॉर्ज वाटर्स, जो डार्लिन के लिए पागल था। वो अक्सर उसके काम पर जाता, जबकि डार्लिन उससे बचने की पूरी कोशिश करती थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार डार्लिन जॉर्ज से बेहद डरती थी। हालांकि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कुछ मजबूत सबूत पेश किए और उस पर से शक हट गया। इसके बाद पुलिस ने एक और व्यक्ति गॉर्डन आर्थर स्पेन से पूछताछ की। वो अमेरिकन नेवी का मेंबर था और डार्लिन के साथ उसका एक छोटा सा रोमांटिक रिश्ता था, लेकिन शूटिंग के समय गॉर्डन स्टेट से बाहर था, जिससे वो भी सस्पेक्ट की लिस्ट से बाहर हो गया। अजीब बात यह थी कि अपनी मौत से कुछ समय पहले डार्लिन ने गॉर्डन को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने अपने पति को छोड़ने की बात और अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में चिंता जताई थी। डार्लिन के इन अज्ञात रिश्तों का जान इन्वेस्टिगेटर्स के लिए इस मामले को और मुश्किल बना रहा था। आखिरकार उन्होंने पिछले साल की गई हत्या के साथ किसी संबंध की संभावना की जांच करने का फैसला किया। शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स ने उस समय किए गए फोन कॉल्स की जांच शुरू की। जब डार्लिन की हत्या हुई थी, उन्होंने देखा कि उसकी हत्या की खबर फैलने से पहले डार्लिन के परिवार को एक अज्ञात कॉलर से कई फोन कॉल्स आए थे, जिसमें सिर्फ भारी सांस लेने की आवाज आती थी। इन्वेस्टिगेटर ने इन कॉल्स को कातिल का डार्लिन के करीबियों को डराने और अपने मौजूदगी का मजा लेने का इशारा समझा। मामला और भी गंभीर हो गया जब पता चला कि हत्या से ठीक पहले डार्लिन का पीछा किया जा रहा था। संदिग्ध व्यक्ति उसके जॉब पर आता, उसके घर पर पैकेज छोड़ता और एक सफेद कार में बाहर इंतजार करता रहता। ये वर्णन उस अजनबी व्यक्ति से मैच होता था जो कुछ महीने पहले डार्लिन की एक पेंटिंग पार्टी में आया था। साथ ही यह सफेद कार उन वर्णनों से मेल खाती थी जो लेक हरमन की हत्याओं के पास देखी गई थी। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स इस सफेद कार को लेक हरमन की घटनाओं से जोड़ने में विरोध कर रहे थे। ये कहानी और विवादित हो गई क्योंकि इसमें कई चीजें महीनों या यहाँ तक कि सालों बाद सामने आई। इस दौरान इस मिस्टीरियस मर्डरर की तलाश पुलिस के लिए एक मिशन बन गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो उसे ढूंढने में नाकामयाब रहे।
जैसे जैसे डार्लिन की जिंदगी की जांच जटिल होती गई, डिटेक्टिव्स ने माइकल मैगियो पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 6 जुलाई को इन्वेस्टिगेटर एड रस्ट को माइकल से पूछताछ करने का चार्ज सौंपा गया। माइकल ने उस रात हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहानी उस शाम डार्लिन को लेने से शुरू की और घटना के दौरान महसूस हुई दहशत तक पहुंचाई। माइकल ने खास तौर पर बताया कि कातिल ने गोली चलाने से पहले एक तेज टॉर्च का इस्तेमाल किया था, जिससे उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसने ये भी कहा कि गोलियों की आवाज दबी हुई लग रही थी, जैसे हथियार में साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया हो। माइकल ने कातिल की कार का भी जिक्र किया, जो उसे या तो फोर्ड मस्टैंग या हल्के भूरे रंग की शेवरोलेट कोरवायर लग रही थी, जिस पर कैलिफोर्निया के नंबर प्लेट थे। हालांकि माइकल द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण सुराग कातिल का शारीरिक वर्णन था। उसने बताया कि कातिल गोरा था, उम्र 26 से 30 साल के बीच, लंबाई करीब 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, वजन लगभग 80 किलो के आसपास था, छोटे घुंघराले या सुनहरे बाल और गोल चेहरा था। माइकल ने यह भी कहा कि कातिल की चाल भारी और धीमी थी और वो सिर झुकाकर चल रहा था। यह डिटेल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में अहम साबित हुई। दूसरी तरफ पुलिस को बयान देने के बाद माइकल की जिंदगी बुरी तरह पटरी से उतर गई। उसने वल्लेजू छोड़ दिया और बेघर हो गया। वो ड्रग्स और शराब की लत से जूझने लगा और आखिरकार क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो गया। 2 दशकों से अधिक समय तक उसने पुलिस को कोई और बयान नहीं दिया, जबकि वही कातिल जिसने माइकल को घायल किया और डार्लिन, डेविड और बेटी की हत्या की, बदनामी का प्रतीक बन गया। सड़क पर रहते हुए भी माइकल इस केस के घटनाक्रम को फॉलो करता रहा, लेकिन इससे पहले इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लू रॉक स्प्रिंग्स की शूटिंग और लेक हरमन की डबल मर्डर के बीच संबंध जोड़ने की गंभीर कोशिश की। हालांकि इन दोनों मामलों को आधिकारिक तौर पर जोड़ना और जांच शुरू करना काफी मुश्किल साबित हुआ। पहले जांचकर्ताओं को यह साबित करना था कि दोनों मामलों में संबंध है और इसे अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने पेश करना था, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। भले ही क्राइम्स एक दूसरे के करीब हुए थे और दोनों मामलों में यंग कपल्स को निशाना बनाया था, लेकिन सिमिलैरिटी यही खत्म हो गई। विक्टिम्स के बीच कोई ज्ञात संबंध नहीं था और दोनों मामलों में अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ हफ्तों बाद इन क्राइम्स के पीछे के व्यक्ति ने पुलिस को चिढ़ाने का फैसला किया और कुछ ऐसा अभियान शुरू किया जो हमेशा के लिए खौफनाक कहानी बनकर रह गया। 31 जुलाई 1969 को 3 अखबारों को वल्लेजो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर हाथ से लिखे गए लेटर्स मिले। इन लेटर्स की लिखावट एरी मेडी थी। हालांकि उनमें कुछ छोटे मोटे अंतर थे, लेकिन सभी लेटर्स में एक जैसा अभिवादन, हस्ताक्षर और मूल जानकारी थी। हर लेटर की शुरुआत डियर एडिटर से हुई थी और दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी ली गई थी। लेक हरमन रोड पर हुई हत्या है जो पिछले क्राइम्स के आसपास हुई थी, और वल्लेजो के गोल्फ कोर्स के पास 4 जुलाई को लड़की पर की गई गोलीबारी। इन लेटर्स में अपराधों के ऐसे डिटेल दिए गए थे जो सिर्फ पुलिस को पता हो सकते थे, जैसे इस्तेमाल की गई गोलियों की जानकारी, विक्टिम्स के कपड़े और उनके घावों की सही स्थिति। इसके अलावा हर लेटर में एक कोड का हिस्सा शामिल था जो अजीब नंबर, लेटर्स और 408 सिंबल्स के एक क्रिप्टोग्राम से बना था। हर अखबार को इस कोड का 1/3 हिस्सा मिला था। जब इन हिस्सों को जोड़कर डिकोड किया जाता तो ये कातिल की पहचान का खुलासा करने वाला था। कातिल ने मांग की थी कि इस कोड के हिस्सों को अगले दिन शुक्रवार 1 अगस्त को अखबारों के फ्रंट पेज पर पब्लिश किया जाए। उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो पूरे हफ्ते भर हत्याएं करता रहेगा और अपने विक्टिम्स की संख्या को 12 तक पहुंचा देगा। हर लेटर के एंड में क्रिमिनल ने पहली बार खुद को पहचान दी, लेकिन किसी नाम से नहीं, बल्कि उसने अपनी पहचान एक राउंड सर्कल के अंदर क्रॉस के चिन्ह से की, जो अब कुख्यात हो चुका है और एक निशाने की तरह दिखता है। शुरुआत में इन तीनों अखबारों के लिए यह तय करना मुश्किल था कि इस धमकी का सामना कैसे करें। लेटर और कोड पब्लिश करना संभावित रूप से दूसरों को इस तरह के क्राइम्स के लिए इंस्पायर कर सकता था और दूसरे खतरनाक अपराधों को जन्म दे सकता था। दूसरी ओर अगर वो लेटर पब्लिश नहीं करते तो कातिल की धमकी सच होने पर उनके हाथ खून से रंगे हो सकते थे। वल्लेजो टाइम्स हेराल्ड ने सबसे पहले हथियार डालते हुए 1 अगस्त की इवनिंग के वर्जन में क्रिप्टोग्राम के तीसरे हिस्से को पब्लिश कर दिया। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने 2 अगस्त को इसे पब्लिश किया, लेकिन इसे पहले पन्ने पर नहीं बल्कि चौथे पन्ने पर छापा। कोड के साथ अखबार ने वल्लेजो पुलिस चीफ जैक स्टिल्स का
बयान भी छापा, जिन्होंने इन लेटर्स और कोड्स को लेकर शक जताया और इसे एक मजाक भी कहा। जैक ने लेटर भेजने वालों से आग्रह किया कि वो दूसरा लेटर भेजकर अपराधों के बारे में और जानकारी दे ताकि उनकी सच्चाई साबित हो सके। सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर ने भी इस दिशा में कदम उठाते हुए 3 अगस्त के वर्जन में क्रिप्टोग्राम का अपना हिस्सा प्रकाशित किया। उन्होंने क्रिप्टोग्राम के सभी 3 हिस्सों को जोड़ा और रीडर से इसे हल करने की कोशिश करने के लिए कहा। अंततः 7 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक रिस्पॉन्स मिला। इस बार कातिल ने खुद को सिंबल्स के बजाय एक नाम से इंट्रोड्यूस कराया, द ज़ोडिएक। एक भयानक लेटर में उसने सोलानो काउंटी में हुए दोनों हमलों के बारे में और खौफनाक जानकारी दी। पुलिस की मांग को पूरा करते हुए इन हत्याओं की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। ये खुलासा उस सुबह अखबार के रीडर्स के दिलों में डर और दहशत भर गया। अगले ही दिन कैलिफोर्निया के एक कपल ने, डोनाल्ड और बेटी हार्डन ने, ज़ोडिएक के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कोड को हल करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि कातिल का संदेश उसकी हत्या की सनक को उजागर करता है। संदेश में लिखा था कि उसे हत्या करना जंगली जानवरों का शिकार करने से भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो एक शिकारी हो सकता है। ज़ोडिएक ने हत्या को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बताया और दावा किया कि उसके सभी पीड़ित मरने के बाद उसकी दुनिया में उसके गुलाम बन जाएंगे। दिलचस्प बात यह थी कि इस कपल ने देखा कि कातिल ने अपनी पहचान ना बताने का जिक्र किया था, क्योंकि ये उसकी कलेक्शन में रुकावट डाल सकता था, जो उसने किए हुए शुरुआती वादे के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि कोड के हल होने पर वो उसकी पहचान एक्सपोज कराएगा। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस उसकी चालाक, निर्दयी और नार्सिसिस्टिक सोच को दिखाते हैं। हालांकि डोनाल्ड कातिल की इस व्यक्तित्व से डरा नहीं। उसने मजाक में कहा कि ज़ोडिएक को स्पेलिस की समझ काफ़ी कम है। FBI के एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं थे कि ज़ोडिएक किलर एक नौसिखिया था जो खुद को होशियार साबित करने का दिखावा कर रहा था। उनके मुताबिक वो एक बेहद चतुर अपराधी था जिसने जानबूझकर अपने बर्ताव में गलतियां की ताकि उसके कोड को डिकोड करना और मुश्किल हो जाए। उसकी ये गलतियां सोच समझकर तैयार की गई थी ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह किया जा सके। यह तब क्लियर हुआ जब इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि क्रिप्टोग्राम में ज़ोडिएक ने ई अक्षर को दिखाने के लिए 12 अलग अलग सिंबल्स का उपयोग किया और क्यू को उल्टा करके 16 बार इस्तेमाल किया। इस समय तक इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया था कि भले ही एक दिन ये कोड पूरी तरह हल हो जाए, ज़ोडिएक अपनी असली पहचान कभी सामने नहीं आने देगा। साफ शब्दों में कहे तो जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं थी। कातिल के बारे में जो भी जानकारी मिली वो केवल वही थी जो उसने जानबूझकर दी। यह स्थिति अधिकारियों के लिए बेहद निराशाजनक थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ोडिएक के बनाए रूल्स के अनुसार खेल रहे थे और वो इन मामलों को सुलझाने में असहाय थे। इसी बीच 27 सितंबर 1969 को 22 साल की सेसिलिया एन शेपर्ड और उसके 20 वर्षीय बॉयफ्रेंड ब्रायन हार्टनल नापा काउंटी की सबसे बड़ी लेक बेरिएसा गए। दिन गर्म था और वो झील के किनारे एक छोटे से टापू पर पिकनिक का आनंद ले रहे थे। सेसिलिया थोड़ा घबरा गई, लेकिन ब्रायन ने उसे शांत किया। हालांकि जैसे जैसे वो व्यक्ति पास आया, सेसिलिया की बेचैनी और बढ़ गई। उसने देखा कि वो व्यक्ति काले कपड़ों में था। उसने काला हुड, आंखों पर काले चश्मे और एक एप्रन जैसा बीप पहना हुआ था जिस पर क्रॉस हेयर का निशान बना था। उस आदमी ने उन पर बंदूक तानी, जिससे सेसिलिया चीख पड़ी। फिर उसने खुद को एक भगोड़ा बताया जो जेल से भागने की बात कर रहा था और उनकी कार की चाबियां और पैसे मांगने लगा ताकि वो मैक्सिको भाग सके। ब्रायन और सेसिलिया ने उसकी मांगे मान ली और अपनी वॉलेट और कार की चाबियां दे दी। ब्रायन ने स्थिति को संभालने की कोशिश में यहाँ तक कि वो उसे कानूनी मदद की पेशकश करने लगा। उसने बताया कि उसने सोशल साइंस में डिग्री ली है और वो उसे कानूनी कार्रवाई से बचने में मदद करेगा। उस आदमी ने ब्रायन की मदद की पेशकश को नज़रअंदाज कर दिया और बंदूक ताने हुए सेसिलिया को ब्रायन को एक प्लास्टिक के वायर से बांधने को कहा। जब सेसिलिया ने उसे बांध दिया तो हमलावर ने रस्सियों को और कसा, जिससे ब्रायन को काफ़ी दर्द हुआ। तभी ब्रायन ने देखा कि उस आदमी के हाथ कांप रहे थे और उसने उसे पूछा कि क्या वो घबराया हुआ है। आदमी हंसा और मान लिया कि वो नर्वस है। तनाव को कम करने की कोशिश में ब्रायन ने मजाक करते हुए कहा कि क्या उसकी बंदूक सच में लोड है या ये सिर्फ दिखावा है। जवाब में हमलावर ने चुपचाप अपनी पिस्तौल से मैगजीन निकाली और गोलियां दिखाई, ये साबित करते हुए कि वो सच में गंभीर था।
फिर उसने सेसिलिया को भी बांध दिया। इस पल कपल ने सोचा कि अब वो आदमी उन्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी होल्स्टर से एक चाकू निकाला और उनके पास झुक गया। उसने ब्रायन की पीठ में 6 बार चाकू मारा, जिनमें से एक बार बेहद खतरनाक तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट के करीब था। जब सेसिलिया ने यह देखा तो वो चिल्लाने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत से उसे चुप कराने के लिए उसकी पीठ में 5 बार चाकू मारा। जब उसने विरोध करना जारी रखा तो उसने उसे और 5 बार चाकू मारा। जिंदा रहने की कोशिश में ब्रायन ने मरे होने का नाटक किया। हमलावर को संतुष्ट होकर ये मानते हुए कि वो मर चुके हैं, वो उसी रास्ते से चला गया जिससे वो आया था। दर्द और डर के बावजूद ब्रायन और सेसिलिया ने कुछ मिनटों में खुद को छुड़वाने की कोशिश की। उन्होंने अपने दांतों से रस्सी को काटकर खुद को आज़ाद किया। बेहद परेशान और घबराए हुए उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। उनकी आवाज़ रोनान फोंग ने सुनी, जो लेक बेरिएसा पर अपने बेटे के साथ मछली पकड़ रहे थे। वो मोंटेसेलो रेंज रिजॉर्ट की ओर गए, जहां उन्होंने पार्क रेंजरों से मदद मांगी। इसी समय सार्जेंट विलियम वाइट को एक बैकअप कॉल मिली और वो रिसोर्ट पर जांच के लिए पहुंचे। वही नज़दीक पार्क रेंजर डेनिस लैंड गश्त पर थे। जब उन्होंने ब्रायन हार्टनेल को खून से लथपथ और मदद मांगते हुए देखा, डेनिस ने तुरंत ब्रायन को अपने ट्रक में बिठाया और शाम 7:10 पर पुलिस और पैरामेडिक्स को बुलाया। हमले के बाद से पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने तक लगभग 30 मिनट का समय लग चुका था। जब पहले पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने कपल से बात करने की कोशिश की। सेसिलिया ने हमलावर के बारे में बताया। पैरामेडिक्स लगभग शाम 7:55 पर पहुंची, यानी हमले के करीब 1.5 घंटे बाद। एम्बुलेंस को कैलिफोर्निया के नापा हॉस्पिटल तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे, लेकिन अफसोस सेसिलिया तब तक कोमा में जा चुकी थी। वो 2 दिनों तक इसी हालत में रही और फिर गहरी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके पहले इन्वेस्टिगेटर्स ने अपराध स्थल की जांच की और पैरों के निशान पाए, जो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे थे, जहां कपल की सफ़ेद कॉर्मन गियर कार खड़ी थी। गाड़ी के पास पुलिस को एक मैसेज मिला, जो काले पेन से कार के पैसेंजर दरवाजे पर लिखा हुआ था। इस मैसेज में पहली 2 हत्याओं की तारीख है और एक लाइन लिखी थी, 27 सितंबर 1969, शाम 6:30 चाकू से। ये अभी हुए अपराध का एक खौफनाक रेफरेंस था। इस मैसेज पर वही जाना पहचाना निशान बना था जिसे पुलिस पहले से जानती थी, वही निशान जिसे सेसिलिया ने हमलावर के कपड़ों पर देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि इस बार जोडियाक ने फिर से हमला किया था। इन्वेस्टिगेटर्स को एक और अजीब चीज़ मिली, कॉर्मन घिया कार के पीछे आयरों के निशान। इससे ये पता चला कि हमलावर ने हमला करने से पहले अपनी गाड़ी पीड़ितों की कार के पीछे खड़ी की थी। कातिल का यह तरीका पुलिस के लिए डरावना बनता जा रहा था, खासकर तब जब उन्हें पता चला कि अपराध की रात नापा काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट में एक कॉल की गई थी। जब ऑफिसर ने कॉल का जवाब दिया तो कुछ देर चुप्पी रही। फिर एक आदमी ने शांत और साफ आवाज़ में पार्क में हुई डबल मर्डर की जानकारी दी, जहां ब्रायन और सेसिलिया थे। उसने पीड़ितों की गाड़ी के बारे में भी बताया, जो एक सफ़ेद कॉर्मन गिया कार थी। बाद में ऑफिसर ने बताया कि कॉल करने वाले की आवाज़ जवान लग रही थी, शायद 20 से 30 साल के बीच। अधिक जानकारी पूछने की कोशिश में ऑफिसर ने कॉलर से उसका लोकेशन पूछा, लेकिन इसके जवाब में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बजाय कॉलर ने धीरे से कहा कि वो अपराध की जिम्मेदारी लेता है और उसे लगता है कि उसने दोनों पीड़ितों को मार दिया है। ऑफिसर ने उसे लाइन पर बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद केवल फ़ोन के काटने की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन काटने के बाद भी सस्पेक्ट ने कॉल पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि उसने रिसीवर को फ़ोन के नीचे रखी किसी शेल्फ पर रख दिया हो और आराम से फ़ोन बूथ से चला गया। बाद में पुलिस ने फ़ोन को ठीक उसी हालत में पाया जिससे जोडियाक के अपराधों की इस सीरीज़ में एक और रहस्यमय परत जुड़ गई। हालांकि जांचकर्ता जल्दी ही फ़ोन बूथ तक पहुंच गए और फ़ोन से एक छोटी गई उंगली का निशान इकट्ठा करने में सफल रहे। उन्होंने ये भी देखा कि रिसीवर को बेहद सावधानी से रखा गया था, जिसमें कान के पास वाला हिस्सा दक्षिण की ओर और मुंह वाले छेद पूर्वी दीवार की तरफ था। सेसिलिया की मौत के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्रायन हार्टनेल से पूछताछ की ताकि हमले के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी मिल सके जुटाई जा सके। वो हर डिटेल जानना चाहते थे, कातिल कैसे पास आया, उसकी आवाज़, उसका बर्ताव, इस्तेमाल किए गए हथियार और ब्रायन को जो भी याद हो। ब्रायन ने जितना हो सका उतना सहयोग किया।
अपनी दर्दनाक यादों को याद करने की पूरी कोशिश करते हुए। उस पल से जब सिसिलिया ने आदमी को सैकड़ों मीटर दूर देखा था, उस पल तक जब पार्क रेंजर ने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। ब्रायन के अनुसार हमलावर की आवाज़ अजीब थी, जैसे वो अपनी आवाज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इस जानकारी और सिसिलिया के चाकू के घावों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि कातिल के चाकू की ब्लेड 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी थी। ब्रायन ने यह भी कहा कि चाकू का हैंडल लकड़ी से बना हुआ था। अगले कुछ दिनों तक क्राइम सीन की बारीकी से जांच की गई, जब तक कि इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां पैरों के निशान नहीं पाए। ये निशान साइज 42 विंग वॉकर बूट्स के थे। ये बूट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पैराट्रूपर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे और अक्सर आर्मी बेस पर पाए जाते थे। इस खोज ने इन्वेस्टिगेटर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जोडिएक शायद किसी आर्मी का हिस्सा होगा या फिर एक्स आर्मी हो सकता है। इसके बाद उसी जगह पर 3 हाई स्कूल स्टूडेंट से पुलिस ने पूछताछ की, जिन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में एक परेशान करने वाली कहानी सुनाई। उनके मुताबिक हमले के दिन दोपहर करीब 3:30 बजे वो धूप सेक रहे थे, जब उन्होंने एक सफ़ेद आदमी को एक सिल्वर या हल्के नीले रंग की शेवरोलेट सेडान में बैठे हुए देखा। वो गाड़ी पार्किंग में 12 से 15 मीटर की दूरी पर खड़ी थी और वो उन्हें देख रहा था। आदमी गाड़ी से बाहर नहीं निकला और जब भी वो उसकी तरफ देखते, वो नजरें चुराने की कोशिश करता। लड़कों ने उसके वर्णन में बताया कि उसकी उम्र 28 से 40 साल के बीच होगी। मजबूत कदकाठी, काले बाल और गहरे रंग के कपड़े पहने हुए वो शख्स था। पुलिस की रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि उस आदमी को कई बार लड़कियों को देखते हुए और इलाके में गाड़ी चलाते हुए देखा गया था और बाद में वो गायब हो गया। लड़कों की गवाही और ब्रायन सिसिलिया द्वारा दिए गए डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने सस्पेक्ट का पहला कंपोजिट स्केच तैयार किया। हमलावर की पोशाक का विश्लेषण भी जांच में महत्वपूर्ण साबित हुआ। कोमा में जाने से पहले सिसिलिया ने पोशाक के डिटेल्स दिए और ब्रायन ने और जानकारी देते हुए बताया कि क्रिमिनल एक बड़ा काला हुड, डार्क रंग के कपड़े और एक एप्रन जिस पर जोडियाक का क्रॉस हेयर सिंबल बना हुआ था, ये पहने हुए था। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि ये पोशाक ऑस्ट्रेलिया के कुख्यात गैंग जिससे नेड केली ने 1880 में लीड किया था, उनके पहनावे से मिलता जुलता था। फर्क ये था कि नेड केली के समय की पोशाक लोहे की बनी हुई होती थी, जबकि जोडियाक की पोशाक कपड़े की थी। दिन दहाड़े हुए इस हमले के संदर्भ में ऐसा लग रहा था कि जोडियाक एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। उसकी पोशाक और बिहेवियर 1960 के दशक की कॉमिक्स में दिखाए जाने वाले सुपर विलन का बड़ा चढ़ा रूप लग रहा था। वो ये संदेश दे रहा था कि वो किसी को भी कहीं भी निशाना बना सकता है और कोई भी सेफ नहीं है। ये उसका खतरनाक इरादों वाला डराने वाला ऐलान था। हमले के बाद पुलिस और मीडिया दोनों ही जोडिएक के प्रेजेंस को चुनौती महसूस करने लगे। अखबारों ने उसे एक शैतानी व्यक्ति के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस खुद को ऐसी खतरनाक जंग में फंसा हुआ महसूस करने लगी जैसे वो किसी अलौकिक शक्ति से खेलते हुए लग रहे थे। अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को जो कुछ पता था उसे डिटेल्स में देखें। पहला हमला 20 दिसंबर 1968 को लेक हरमन पर हुआ, जिसमें डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लंबे समय तक ये माना गया कि इस हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार जेसी मॉडल 80 या हाई स्टैंडर्ड मॉडल 101 पिस्तौल हो सकता है। कई महीनों तक कातिल की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर 4 जुलाई 1969 को डार्लिन फेरिन और माइकल मैगियो पर वल्लेजो के ब्यू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में गोली चलाई गई। इसी हमले के दौरान कातिल ने पुलिस से संपर्क करते हुए खुद को जोडिएक कहा और इस बार उसने 9 मिलीमीटर लोगर पिस्तौल का इस्तेमाल किया। सिर्फ 2.5 महीने बाद 27 सितंबर 1969 को एक और यंग कपल ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शिपर्ड पर हमला हुआ, लेकिन इस बार हमला देर दोपहर में हुआ। इस घटना में जोडिएक ने एक शिकारी चाकू का इस्तेमाल किया, जो उसकी तीसरी अलग हथियार शैली को दर्शाता है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह साफ हो गया था कि जोडिएक अपने हर अपराध में अलग अलग हथियार चुनता था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि महिलाओं के साथ उनके पुरुष साथियों के कंपैरिजन में कई ज्यादा हिंसा की गई थी। इस पैटर्न को बाद में डेविड बर्कोविट्ज ने, जिसे सन ऑफ सैम कहा गया, जो कि अमेरिका का एक कुख्यात सीरियल किलर था, उसके अपराधों में भी देखा गया, जहां एक्सपर्ट्स ने देखा कि महिलाओं को मेन टारगेट बनाया गया था।
इन पैटर्न से ये पता चला कि जोडियाक के अंदर महिलाओं के प्रति गहरी नाराजगी थी। हालांकि ये सभी सुराग और उलझनों में डालने वाले बन गए जब एक अंतिम शिकार ने इस सोच को जन्म दिया कि यह सीरियल किलर की हत्या की सीरीज का अंत था। 11 अक्टूबर 1969 की रात 29 वर्षीय पॉल ली स्टाइन ने सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपनी शिफ्ट के लिए काम शुरू किया। उस समय पॉल सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर रहे थे और वो शादीशुदा थे। पॉल अपनी लाइफ से काफी खुश थे और शनिवार की रात उनके लिए एक नॉर्मल शिफ्ट की तरह लग रही थी। अपनी शिफ्ट खत्म होने के वक्त पॉल को 9th एवेन्यू पर एक पैसेंजर को लेने के लिए कॉल मिला, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले मेसन और गेरी स्ट्रीट के बीच एक आदमी अचानक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा और वॉशिंगटन और मेपल स्ट्रीट के स्क्वायर तक जाने के लिए कहा। रात करीब 10 बजे जब टैक्सी वहां पहुंची तो पैसेंजर ने 9 मिलीमीटर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और पॉल के सिर पर पीछे से गोली मार दी। उस एक दुखद क्षण में पॉल का उभरता हुआ जीवन खत्म हो गया। इस घटना के गवाह कुछ बच्चे थे। उन बच्चों में लिंडसे और रिबेका रॉबिन्स भी थे, जो एक सर्जन के बच्चे थे। शुरू में वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन जल्द ही उन्होंने पुलिस को कॉल की और घटना की सूचना दी। उनके बयान के अनुसार कातिल ने पॉल को मारने के बाद टैक्सी से बाहर निकलकर सामने की सीट पर झुककर टैक्सी के अंदर एक कपड़े से कुछ साफ किया। ऐसा लग रहा था कि वो अपने फिंगरप्रिंट मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो आदमी प्रेसिडिया हाइट्स की ओर निकल गया। लड़कों ने सस्पेक्ट की चाल को अजीब बताया, जैसे वो थोड़ा झुककर चल रहा हो और उसका सिर नीचे की ओर हो। गोलीबारी के तुरंत बाद 2 अलग अलग ग्रुप में पुलिस मौके पर पहुंची। ऑफिसर आर्मंड पेल्सिट्टी और फ्रैंक पेडाप सबसे पहले पहुंचे। अजीब बात यह थी कि वो एक काले रंग के व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यही सूचना मिली थी। लेकिन गवाहों ने इस गलती को ठीक किया और सस्पेक्ट को एक गोरे व्यक्ति के रूप में बताया। पुलिस ने बच्चों के बताए अनुसार पेसिडिया हाइट्स की ओर खोज शुरू की, जहां उनकी मुलाकात ऑफिसर डोनाल्ड फाउक और एरिक जेम्स से हुई, जो भी गलती से एक काले रंग के आदमी को ढूंढ रहे थे। कोई सुराग न मिलने पर चारों ऑफिसर्स क्राइम सीन पर लौट आए, जहां पैरामेडिक्स ने पॉल स्टाइन को मृत घोषित कर दिया। उस वक्त इलाके के इन्वेस्टिगेटर्स ने यह केस संभाल लिया, इस बात से अनजान कि यह जोडियाक द्वारा किया गया एक और अपराध था। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डेव टॉस्की थे, जिन्होंने घटनास्थल पर मौजूद गवाहों से पूछताछ की। गवाहों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर और पैसेंजर के बीच झगड़ा हुआ होगा, जिसके बाद गोली चलाई गई। जब डेव ने टैक्सी की जांच की तो उन्होंने 9 मिलीमीटर की गोली का खोल और पॉल स्टाइन का चश्मा पाया। उन्होंने ये भी देखा कि गाड़ी की चाबी और पॉल का वॉलेट गायब था। जिस बात ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो थी पॉल स्टाइन की शर्ट के बाएं हिस्से से फटा हुआ एक टुकड़ा, एक ऐसी डिटेल जिसे शुरुआत में मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया। उन्होंने टैक्सी के अंदर एक खून से सना हुआ फिंगरप्रिंट भी पाया, जो इस मामले के सबसे अहम सबूतों में से एक था। चूंकि यह फिंगरप्रिंट पॉल स्टाइन का नहीं था, यह सिर्फ कातिल का हो सकता था। शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे एक असफल चोरी माना, क्योंकि वहां खून काफी था और पीड़ित की चाबी और वॉलेट गायब थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जोडियाक ने फिर से मीडिया से संपर्क किया और सभी को चौंकाते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। इसके अलावा उसने अपने शामिल होने का पक्का सबूत भी दिया। 14 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को जोडियाक का जुलाई के बाद का पहला लेटर मिला। इस लेटर में पॉल स्टाइन की शर्ट का खून से सना एक टुकड़ा शामिल था। लेटर में जोडियाक ने पहले की गई हत्याओं की जिम्मेदारी ली और नई धमकियां दी, जिनमें एक स्कूल बस पर हमले की संभावना शामिल थी। ये कम्युनिकेशन जोडियाक की कहानी में एक नया मोड़ था, क्योंकि अब उसने अपने फोकस को हत्याओं से ज्यादा धमकियां और समाज में दहशत फैलाने पर केंद्रित किया। इसने उसे सीधे तौर पर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के कॉलमनिस्ट पॉल एवरी के साथ टकराव में ला दिया, जिन्होंने इस हमले को लेकर जोडियाक को चुनौती देते हुए एक लेख लिखने का फैसला किया। अपने लेख में पॉल एवरी ने जोडियाक को एक इनसिक्योर, धोखेबाज और संभवतः फ्रस्ट्रेटेड होमोसेक्सुअल कहा। उन्होंने कातिल की गलतियों पर भी टीका की, जैसे कि गवाहों द्वारा देखे जाना और पॉल स्टाइन की हत्या की जगह पर फिंगरप्रिंट छोड़ देना। एवरी ने जोडियाक की पोटेंशियल होमोसेक्सुअलिटी को लेकर अपनी थ्योरी बनाई, जो अपराधों के पीछे यौन इच्छाओं से जुड़े अनुमान पर आधारित थी। इस लेख में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल थॉमस लिंच का बयान भी था। उन्होंने कहा कि जोडियाक को गिरफ्तार किया जाएगा,
उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उसे सलाह दी कि वो और परेशानियों से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर दे। कुछ दिनों बाद ऑकलैंड पुलिस को एक कॉल मिली जिसमें किसी ने खुद को कातिल बताते हुए मशहूर वकील एस ली बेली को एक टेलीविजन शो में लाने की मांग की। हालांकि किसी कारण से बेली शो में शामिल नहीं हो सके और उनकी जगह वकील मेलविन बेली को बुलाया गया। मेलविन, जो अपने रंगीन व्यक्तित्व और हाई प्रोफाइल मामलों जैसे जैक रूबी केस में शामिल होने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इसमें भाग लेने के लिए सहमति दी। उन्हें केजीओ टीवी के स्टूडियो ले जाया गया ताकि वो शो में शामिल हो सके। 22 अक्टूबर 1969 को मेलविन बेली ने जिम डनबार द्वारा होस्ट किए गए शो पीएम सैन फ्रांसिस्को में भाग लिया। शो के दौरान कई कॉल्स आए जिनमें एक व्यक्ति ने खुद को सैम के रूप में इंट्रोड्यूस किया और दावा किया कि वो जोडियक है। वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान लग रहा था। अगले दिन मेलविन और जोडियक के बीच एक मीटिंग का आयोजन किया गया, लेकिन कातिल वहां नहीं पहुंचा। इन घटनाओं के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन फर्डन ने मेलविन बेली के नजरिए की आलोचना की और उन्हें पागल कहा। कुछ हफ्तों बाद 8 नवंबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को जोडियक का एक और लेटर मिला। ये लेटर बेतरतीब लिखा हुआ था और उसके साथ 340 अक्षरों का हाथ से बना हुआ एक कोड था जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। जोडियक ने पत्रकारों को चुनौती दी कि वो इस कोड को अखबार के पहले पन्ने पर छापे, ये कहते हुए कि उसे अनदेखा किया जा रहा है। कई लोगों ने इस कोड को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन कोशिशों को न तो मान्यता दी और न ही इनकी पुष्टि की। ऐसा माना जाता है कि जोडियक ने इस कोड को जानबूझकर बेहद कठिन बनाया था, शायद इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान करने के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोड में असली शब्द हो सकते हैं, लेकिन डिकोड करने के लिए कोई कुंजी ना होने के कारण ये पहेली अब तक अनसुलझी है। अगले दिन सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को जोडियक का एक और लंबा लेटर मिला जिसे डेथ मशीन लेटर का नाम दिया गया। इसमें कातिल ने 7 हत्याओं की जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि वो अपने तरीकों को बदल देगा, जिससे उसके अपराध डकैती, गुस्से के हमले या हादसे की तरह लगे। उसने पॉल स्टाइन की हत्या के तुरंत बाद पुलिस के साथ अपनी एक नज़दीकी मुठभेड़ का भी वर्णन किया और इस घटना को अखबार में पब्लिश करने की मांग की। जोडियक ने इस लेटर में एक डेथ मशीन का भी उल्लेख किया, जिससे कई लोग एक ऐसे बम के रूप में जानते हैं जो सामान्य घरेलू चीज़ों से बनाया गया हो। उसने धमकी दी कि वो इस उपकरण का उपयोग स्कूल के बच्चों के खिलाफ करेगा। एक्सपर्ट्स ने कन्फर्म किया कि लेटर में बताई गई चीज़ों से क्या वाकई ऐसे उपकरण बनाया जा सकता है जो गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो। बाद में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने जोडियक की इस नई लेटर पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें पॉल स्टाइन की हत्या की रात के बारे में कुछ नए डिटेल्स बताए गए, जिन्हें पुलिस ने अब तक सीक्रेट रखा था। उस रात गश्त पर मौजूद ऑफिसर डोनाल्ड फाउक ने एक मेमो में खुलासा किया कि उन्होंने और एक अन्य ऑफिसर ने क्राइम के तुरंत बाद एक गोरे आदमी को देखा था जो सस्पेक्ट के वर्णन से मेल खाता था। हालांकि उन्होंने उसे नहीं रोका क्योंकि उन्हें एक काले रंग के व्यक्ति को ढूंढने के आदेश दिए गए थे। डोनाल्ड फाउक द्वारा देखे गए व्यक्ति को एक गोरा आदमी बताया गया जिसकी उम्र 35 से 45 साल के बीच थी। लंबाई लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर और वजन करीब 80 किलोग्राम था। उसने चश्मा पहना हुआ था, बाल छोटे आर्मी स्टाइल में कटे हुए थे और बाल हल्के रंग के थे जिनमें पीछे कुछ बाल सफेद थे। उसकी चाल तेज और घिसटने वाली थी। उसकी पीठ और गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी और सिर नीचे की ओर था। हालांकि अधिकारी डोनाल्ड फाउक के खुलासे को एक कम्युनिकेशन एरर माना गया। जोडियक ने इस जानकारी के साथ पुलिस को शर्मिंदा और डिमोटिवेट करने में सफलता पाई। आखिरकार वो पुलिस के बिल्कुल पास से गुजरकर बिना किसी रोक टोक के भाग निकला था। इन खुलासों के आधार पर एक कॉम्पोजिट स्केच बनाया गया जो आज तक का कातिल का ऑफिशियल पेंटिंग बना हुआ है। इन घटनाओं के बाद आने वाले महीनों में जोडियक अमेरिका के अपराध जगत में एक कुख्यात नाम बन गया और इसके बाद की हरकतों ने उसे खौफनाक आतंकी विरासत को और पक्का कर दिया। 20 दिसंबर 1969 को जोडियक के पहले अपराधों के ठीक 1 साल बाद कातिल ने सीधे वकील मेलविन बेली को एक लेटर भेजा। इसके साथ टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की शर्ट का एक और टुकड़ा भी शामिल किया। अपने लेटर में जोडियक ने बेली से मदद की मांग की। उसने कहा कि उसे डर है कि वो अपना नियंत्रण खो देगा और हत्याएं कर देगा। उसने ये भी लिखा कि फिलहाल बच्चे उसके द्वारा बनाए गए बम से सुरक्षित है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है
अगले कुछ महीनों तक मेल्विन इस सीधी धमकी से परेशान रहे और ये सोचकर डरे हुए थे कि ज़ोडियाक आगे क्या करेगा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 22 मार्च 1970 की ओर, जब कैथलीन जॉन्स अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया और उन्हें रुकने पर मजबूर किया, ये कहते हुए कि उनकी कार के पिछले टायर में कोई दिक्कत है। उसने उसे ठीक करने की पेशकश की और फिर वहां से चला गया। हालांकि जब कैथलीन ने अपनी जर्नी फिर से शुरू की तो उन्हें महसूस हुआ कि कार में कुछ गड़बड़ है। यह तब क्लियर हुआ जब कथित तौर पर ठीक किया गया पहिया निकल गया, जिससे गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। वो आदमी फिर से आया और उन्हें गैस स्टेशन तक ले जाने का वादा किया। करीब 90 मिनट बाद कैथलीन ने देखा कि वो कई गैस स्टेशनों से गुजरे लेकिन कहीं नहीं रुके। तभी उसे एहसास हुआ कि उनका अपहरण हो चुका है। अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कैथलीन अपनी बच्ची को गोद में लेकर चलती गाड़ी से कूद गई और किसी तरह भागने में कामयाब हुई। कुछ देर पैदल चलने के बाद कैथलीन पास ही के एक पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने अपहरणकर्ता का वर्णन किया। वो एक गोरा व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, गहरे रंग के बाल और मोटे चश्मे पहने हुए था। जांच के दौरान कैथलीन जॉन्स ने टैक्सी ड्राइवर पॉल लिस्टाइन के कातिल का स्केच देखा, उसी कुख्यात ज़ोडियाक का चित्र। कैथलीन ने तुरंत कंफर्म किया कि वो उसी आदमी के चंगुल से बचकर आई है। जब पुलिस कैथलीन की कार को जांचने पहुंची, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें कुछ सुराग मिले, उन्होंने देखा कि कार पूरी तरह से जल चुकी थी। और भी दिलचस्प बात यह थी कि इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि इस घटना से कुछ घंटे पहले पॉल स्टाइन की बहन ने भी इसी तरह का अनुभव किया था। पॉल की बहन ने बताया कि एक कार ने उसके पास आकर हेडलाइट चमकाई और ड्राइवर ने उसके वाहन के टायर की ओर इशारा किया जैसे उसमें कोई खराबी हो, लेकिन पॉल की बहन ने कोई रिस्क नहीं लिया और वहां से तेजी से निकल गई। यह घटना इसलिए और ध्यान खींचने वाली थी क्योंकि कुछ महीने पहले पॉल की मौत के बाद उनके भाई जो स्टाइन ने ज़ोडियाक को पब्लिकली चैलेंज किया था कि अगर उसमें हिम्मत हो तो उस पर हमला करने की कोशिश करे। पुलिस को लगा कि ज़ोडियाक इसी चैलेंज का जवाब देने की कोशिश कर रहा था और जब वो इसमें नाकाम रहा तो उसने वही तरीका कैथलीन जॉन्स पर आजमाया। 20 अप्रैल 1970 को ज़ोडियाक ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को 5 महीने बाद एक नया लेटर भेजा। इस चिट्ठी में उसने पुराने कोड की बात की और अपनी काबिलियत पर घमंड किया। इस लेटर में उसने सैन फ्रांसिस्को पुलिस सार्जेंट ब्रायन मैकडॉनल्ड की मौत की फिलहाल हुई घटना का भी जिक्र किया। हालांकि इसमें उसने शामिल होने से इनकार किया। ज़ोडियाक ने दावा किया कि उस समय तक उसने 10 लोगों को मार डाला था और लेटर में एक बम का चित्र भी शामिल किया, जिसे उसने फिर से अपनी डेथ मशीन कहा। उसने पुलिस को चुनौती दी कि वो उसके सभी शिकारों की पहचान करे, ये इशारा देते हुए कि उसने ऑफिशियल रिकॉर्ड से कई ज़्यादा लोगों की हत्या की है। इस लेटर से यह साफ हो गया कि किलर फेमस होने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी पहचान और उसकी अपराध करने की तरकीब पर बहस तेज हो गई। आने वाले महीनों में ज़ोडियाक ने लेटर्स भेजने का सिलसिला जारी रखा। उसने अपने शिकारों की संख्या बढ़ाई लेकिन कम जानकारी दी, जिससे उसकी धमकियों का असर कम हो गया। उसने एक मैप भी भेजा जिसमें कुछ मिस्टीरियस नंबर थे जिन्हें आज तक डिकोड नहीं किया जा सका। जुलाई में ज़ोडियाक में एक महिला और उसके बच्चे को मारने की धमकी दी, जिसमें उसने एक पुरानी कॉमिक ओपेरा का रेफरेंस दिया। 5 अक्टूबर को उसने एक और कार्ड भेजा जिसमें 13 होल्स और मिस्टीरियस मैसेजेस थे। अक्टूबर के अंत में रिपोर्टर पॉल एवरी ज़ोडियाक के निशाने पर आ गए जब उन्हें एक हैलोवीन कार्ड मिला जिसमें स्पष्ट धमकियां थी। कातिल ने क्लियर कर दिया कि उसने पॉल को अपना अगला शिकार चुन लिया है। ये खबर जल्दी ही सुर्खियों में छा गई और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पहले पन्ने पर छपी। इस घटना के बाद अखबार के स्टाफ ने ऐसे बटन पहनने शुरू कर दिए जिन पर लिखा था आई एम नॉट पॉल एवरी। पॉल ने खुद भी ऐसा बटन पहनना शुरू कर दिया और ज़ोडियाक से संभावित मुठभेड़ के लिए तैयार रहने के लिए हमेशा एक बंदूक साथ रखने लगे। जब ये कहानी चर्चा में थी, पॉल एवरी ने ज़ोडियाक के पुराने मामलों की जांच शुरू की। 16 नवंबर 1970 को उन्होंने इसके बारे में छापा। उन्हें एक गुमनाम लेटर मिला जिसमें ज़ोडियाक के अपराधों और 18 साल की चेरी जो बेट्स की हत्या में सिमिलैरिटीज बताई गई थी। चेरी का शव अक्टूबर 1966 में एक कैंपस लाइब्रेरी के पास मिला था। उसे बुरी तरह पीटा और चाकू से गोदकर मार दिया गया था। हैरानी की बात यह थी कि क्राइम सीन के पास एक मिलिट्री स्टाइल की घड़ी पाई गई थी। 1 महीने बाद हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले टाइपराइटर से लिखे लेटर पुलिस और प्रेस को भेजे गए, जिस पर
RH के इनिशियल्स थे। अप्रैल 1968 में और भी हैंड रिटन लेटर्स मिले जिनमें एक सिंबल शामिल था जो जल्दबाजी में लिखे गए जेड जैसा दिखता था। इससे जोडियाक से संभावित संबंध का इशारा मिला। हालांकि जोडियाक मामले के कई एक्सपर्ट्स चेरी जो बेट्स को उसका शिकार मानते हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस सिद्धांत का कभी कंफर्मेशन नहीं किया। पॉल एवरी को इस कड़ी पर पूरा यकीन था। उन्होंने शेरूर मॉरिल, एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से बात की, जिन्होंने कंफर्म किया कि चेरी की हत्या से जुड़े लेटर्स जोडियाक ने ये लिखे थे। जब ये खुलासे छपे तो जोडियाक ने लॉस एंजलिस टाइम्स को एक लेटर भेजा जिसमें उसने पॉल एवरी और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल पर निशाना साधा, लेकिन इस लेटर में चेरी की हत्या से जुड़ी कोई नई जानकारी या सबूत नहीं थे, जिससे ये सवाल उठा कि जोडियाक का इस मामले में सच में कोई संबंध है या नहीं। आने वाले सालों में अखबारों को कई और लेटर्स मिले, लेकिन उनकी असलियत पर पुलिस हमेशा शक करती रही। आखिरी असली माना गया लेटर 1974 में आया। इसमें जोडियाक ने द फिल्म एग्जॉर्सिस्ट की तारीफ की और इसे सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म कहा। तब से जोडियाक पूरी तरह से खामोश है। ये सारी घटनाएं हमें सीधे अप्रैल 2004 में ले जाती है, जब सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट ने जोडियाक का केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया। हालांकि मार्च 2007 में इस केस को फिर से खोला गया, जब लगभग 2 दशक पहले भेजे गए एक क्रिसमस कार्ड की खोज हुई, जिसे सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया था। इस कार्ड ने एक्सपर्ट के बीच विवाद पैदा कर दिया, क्योंकि इसकी लिखावट जोडियाक की लिखावट से मिलती जुलती थी, लेकिन एक फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट ने इसे असली नहीं माना। इसी साल 2007 में डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित फिल्म जोडियाक रिलीज हुई। यह फिल्म रॉबर्ट ग्रे स्मिथ की किताब पर आधारित थी। फिल्म को इसकी वास्तविकता के करीब प्रस्तुति और केस से जुड़े लोगों के इंटरव्यू को शामिल करने के लिए काफी तारीफ की गई। हालांकि कुछ रिसर्चर्स ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन ये फिल्म लोगों द्वारा काफी पसंद की गई। ग्रे स्मिथ की किताब और फिल्म दोनों ने इस केस के मुख्य संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित किया। आर्थर ली एलन ये वही व्यक्ति है जो हमें इस कहानी के अगले हिस्से में ले जाएंगे, जहां हम जोडियाक की जांच के दौरान पहचाने गए सबसे संभावित सस्पेक्ट के बारे में गहराई से जानेंगे। आर्थर ली एलन पहली बार 1971 में इन्वेस्टिगेटर्स की नजर में आए, जब डोनाल्ड चेनी ने उनके बारे में सूचना दी। चेनी के मुताबिक आर्थर ने लोगों को मारने की इच्छा जताई थी और खुद को एक बार जोडियाक कहकर बुलाया था। उस समय इस मामले की जांच हुई, लेकिन आर्थर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 1986 में रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने एक बुक पब्लिश की जिसमें आर्थर को जोडियाक हत्यारा बताया गया। इसके बाद आर्थर मीडिया के ध्यान का केंद्र बन गए। 1991 में पुलिस ने उनके घर की दोबारा तलाशी ली और कुछ सस्पेक्टेड चीजें पाई, लेकिन उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। 1992 में आर्थर का निधन दिल की बीमारी और डायबिटीज के कारण हुआ। उनकी मौत के बाद अधिकारियों ने उनके घर की एक और तलाशी ली, लेकिन उसके नतीजे कभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं किए गए। जोडियाक हत्याओं से उनका कनेक्शन अभी भी रहस्य है। आर्थर के जोडियाक से जुड़े होने के पक्ष में कुछ सबूत थे जो कि आगे हम देखेंगे। आर्थर जोडियाक ब्रांड की एक घड़ी पहनते थे जिसमें वही सिंबल था जो कातिल के लेटर्स में दिखा था। आर्थर उसी इलाके में रहते थे जहां हत्याएं हुई थी। उनकी शारीरिक बनावट जोडियाक के केस से मेल खाती थी और उनकी चाल गवाहों के विवरण से मिलती थी। एक गवाह ने उन्हें एक मामले में हमलावर के रूप में पहचाना था। आर्थर के जोडियाक से जुड़े ना होने के सबूत, उनके फिंगरप्रिंट और हथेली के निशान क्राइम सीन्स पर मिले निशानों से मैच नहीं खाते। डीएनए परीक्षण ने उनकी इन्वॉल्वमेंट को नकारा। उनकी राइटिंग और जोडियाक के लेटर्स में कोई समानता नहीं मिली। पहले के इन्वेस्टिगेटर डेव टॉस्की ने, जो इस मामले पर लंबे समय तक काम कर चुके थे, आर्थर को निर्दोष माना। इन सबूतों के बावजूद आर्थर ली एलन के जोडियाक से जुड़े होने का रहस्य आज भी बहस का विषय है। यह हमें दूसरे सस्पेक्ट रिचर्ड जोसेफ गेकाओस्की तक लेके जाता है, जिन्हें वेबसाइट zodiackiller.com ने प्राइमरी सस्पेक्ट के रूप में पहचाना। रिचर्ड सैन फ्रांसिस्को के एक अंडरग्राउंड अखबार में काम करते थे और उनकी करीबी दोस्ती डार्लिन फेरिन से थी, जो जोडियाक की पीड़ितों में से एक थी। दिलचस्प बात यह है कि वल्लेजो पुलिस डिस्पेंसर नैन्सी स्लोवर ने रिचर्ड की आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनी और कहा कि ये उसी आदमी की आवाज़ से मिलती जुलती थी जिसने जोडियाक की एक शूटिंग के बाद फ़ोन किया था। हालांकि ये पहचान ठोस सबूत नहीं मानी गई।
इसके अलावा रिचर्ड के रिकॉर्ड से पता चला कि जोडियाक के हमले के दौरान वो देश से बाहर थे, जिससे उन्हें सस्पेक्ट मानना मुश्किल हो गया। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उनका नाम इन्वेस्टिगेशन में किसी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सका। अब बात करते हैं तीसरे संदिग्ध लॉरेंस केकी के बारे में। उन्हें कैथलीन जॉन्स ने उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने उनका अपहरण किया था, और अधिकारी डोनाल्ड फाउक ने भी कहा कि लॉरेंस उस आदमी से काफी मिलते जुलते थे जिसे उन्होंने टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की हत्या के दिन देखा था। इंटरेस्टिंगली, क्राइम के दौरान लॉरेंस का इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हुआ था, जो उन्हें 1962 में एक एक्सीडेंट के बाद हुआ था। इसके अलावा उन्हें वॉयरिज्म के खिलाफ गिरफ्तार किया गया था। ये एक ऐसी पैराफेलिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों को गुप्त रूप से देखने से सेक्सुअल प्लेजर प्राप्त करता है। इन तथ्यों के बावजूद लॉरेंस जोडियाक केस में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए, कम से कम अब तक नहीं, जब तक कि 2021 में फैसल जिरायू, जो एक फ्रैंको मोरक्कन बिजनेस कंसल्टेंट है, उन्होंने दावा नहीं किया कि उन्होंने जोडियाक के Z13 कोड को हल कर लिया है। फैसल के अनुसार इस पहेली का आंसर था माय नेम इज केयर, जिसमें उन्होंने लेटर के को एक टाइपिंग एरर माना। हालांकि इस दावे को दूसरे एक्सपर्ट ने खारिज कर दिया और फैसल के कंक्लूजन्स की भी ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं की गई। ये हमें अभी के सालों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे सस्पेक्ट्स की ओर ले जाता है। अक्टूबर 2021 में क्रिस बेकर्स नाम की टीम, जिसमें 40 से अधिक कोल्ड केस इन्वेस्टिगेटर्स शामिल थे, एक्स डिटेक्टिव्स, सीक्रेट आर्मी एजेंट्स और रिपोर्टर्स, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने जोडियाक की पहचान गैरी फ्रांसिस पोस्टे के रूप में की है। गैरी एक एयरफोर्स वेटरन थे जिनका निधन 2018 में 80 साल की उम्र में हुआ। केस ब्रेकर्स का दावा था कि उन्होंने फॉरेंसिक सबूत और ऐसी तस्वीरें खोजी हैं जिनमें गैरी के माथे पर निशान दिखते हैं जो कातिल के वर्णन से मेल खाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जोडियाक के एक कोड से गैरी का नाम हटाने पर एक ऑप्शनल मैसेज सामने आता है। गैरी के पड़ोस में रहने वाले कई गवाहों ने उन्हें एक हिंसक व्यक्ति बताया जिसे शिकार का बहुत शौक था। सबसे परेशान करने वाली बात रिपोर्ट में ये थी कि गैरी क्रिमिनल्स के एक छोटे ग्रुप के लीडर थे, जिसमें वो उन्हें शूटिंग और बम बनाना सिखाते थे। हालांकि FBI ने बाद में कहा कि जोडियाक का केस अभी भी खुला है और इस पर कोई नई जानकारी नहीं है। उन्होंने गैरी फ्रांसिस पोस्टे का कोई जिक्र नहीं किया। जोडियाक केस के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर में से एक टॉम वेक ने इन सबूतों को बेकार कहकर डिसमिस कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केस फाइलों में कातिल के माथे पर निशान का कोई जिक्र नहीं है। 2021 में मिली नकारात्मक प्रतिक्रियाएं इस मामले को फिर से अंधेरे में ले गई। हालांकि मई 2023 में गैरी फ्रांसिस पोस्टे को संदिग्ध मानने में फिर से रुचि बढ़ी। केस ब्रेकर्स के अनुसार अपनी मौत से पहले गैरी ने अपने हथियार, गोला बारूद और अन्य चीजें कुछ खास जगहों पर दान की थी, जहां ये सामान आज भी संग्रहित है। ये भी संकेत है कि गैरी का संबंध चेरी जो बेट्स की हत्या से हो सकता है। इस मामले का मुख्य सुराग एक घड़ी थी जो चेरी के शव के पास मिली थी। ये घड़ी केवल एक सैन्य अड्डे पर खरीदी जा सकती थी जहां गैरी उस समय तैनात थे। इसके अलावा चेरी की हत्या वाले दिन गैरी ने कथित तौर पर बेस क्लिनिक में इलाज कराया था, संभवतः उन चोटों के लिए जो अपराध के दौरान लगी हो सकती थी। याद है वो जूतों के निशान जो सेना में इस्तेमाल होने वाले खास बूट से जुड़े थे? केस ब्रेकर्स ने कहा कि गैरी फ्रांसिस पोस्टे ने क्राइम करते वक्त ऐसे ही बूट पहने थे। उनका दावा है कि FBI को गैरी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पहले से पता था, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इस जानकारी को अब तक क्यों छुपाया गया। इस समय गैरी फ्रांसिस पोस्टे को सबसे बड़ा संदिग्ध माना जा रहा है, लेकिन इसे साबित करना इतना आसान नहीं है। हम एक ऐसे सीरियल किलर की बात कर रहे हैं जो दशकों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा और बहुत कम सबूत पीछे छोड़े। जैक द रिपर की तरह जोडियाक भी अब एक रहस्यमय और डरावना नाम बन चुका है। भले ही उसकी असली पहचान कभी पता चल जाए, लेकिन उसका खौफ और असर खत्म नहीं होगा। आज ज्यादातर विक्टिम्स के परिवार इस दुनिया में नहीं है। शायद अब इस मामले में न्याय की इतनी परवाह नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ऐसा रहस्य बचा है जो अभी तक अनसुलझा है, और अगर ये रहस्य कभी सुलझ भी जाए तो ये सवाल हमेशा रहेगा, जोडियाक ने इन निर्दोष लोगों को क्यों मारा? यही सवाल जोडियाक की पहचान से भी बड़ा है और शायद कभी इसका जवाब ना मिले। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।